हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन क्लास 12 के एकलव्य सीरीज में हो गई है। ये वही सीरीज है जिसमें आप लोगों ने इसके पीछे कुल मिला के 13 लेक्चर मतलब 13 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और आज इस बहुत बेहतरीन सीरीज का लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। अगर आज आप पहली बार इस सीरीज में जुड़े हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको अगर इस सीरीज की पूरी जानकारी चाहिए कि ये सीरीज असल में क्या चीज के लिए बनाई गई है, डिटेल वाली अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कुछ ना करिएगा, सीधे इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है लेक्चर 01 का। उस लेक्चर 01 में आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वो लेक्चर देख लीजिएगा। जो तुरंत हमारे नए बच्चे जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा बता दीजिए ये सीरीज क्या है। तो बच्चों, ज्यादा तो कुछ नहीं है इस सीरीज में, सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि इस सीरीज को हमारे ही द्वारा 5 नवंबर 2023 मतलब इसी महीने में कुछ दिन पहले शुरू किया गया था और इस सीरीज को हम 5 जनवरी 2024 मतलब 60 दिन के लिए बना रहे हैं, जिसमें आपका 100% कंप्लीट बोर्ड का बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, परेशान होने की बात नहीं। हम तो यूपी के हैं, लेकिन आप चाहे यूपी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे जहां के हो, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी चलती है तो आप निश्चिंत रहिए, ये सीरीज भरपूर आपके काम में आ जाएगी। अगर और कोई जानकारी लेना है तो पूरी जानकारी आपको लेक्चर 01 में दी गई है, लेकिन साथ साथ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसके पीछे हमने 3 चैप्टर क्लास 12 के कंप्लीट करवा दिया। आज हम इस सीरीज का चौथा और बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी किताब का आखिरी चैप्टर है। आखिरी कैसे सर? क्योंकि हम उस चैप्टर को पहले उठा रहे हैं जो छोटा है, जिसको हम आसानी से कंप्लीट करवा दे, जो यह बाद में हम उस हिसाब से लेक्चर को अपने शेड्यूल करें जिससे आपके पूरे इंटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि 13 चैप्टर है इंटर में। आज हमारा 14वां लेक्चर है, 60 ही लेक्चर में हमको कंप्लीट करना है। तो आज हमारा चौथा लेक्चर मतलब चौथा चैप्टर होगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद 1-2 छोटे छोटे और जो चैप्टर हैं उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, तब पूरा अपना शुरू करेंगे। क्या जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज प्रिंसिपल हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, तो आपके लिए कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। तो आप लोग हमारे इस सीरीज में जो अगला चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है, जिसका नाम है भैया बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। क्या नाम है? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन नामक चैप्टर को सभी लोग हमारे साथ अपने कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे। कॉपी मतलब आपको अगर आपका मन करे तो इस स्पेशल सीरीज के लिए आप एक नई कॉपी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जब बोर्ड का पेपर होगा, क्योंकि हम 5 जनवरी को जैसे ही इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करवाएंगे, वैसे आपके पास 15 फरवरी से आपका बोर्ड शुरू होगा, गारंटी है। यूपी हो, सीबीएसई हो, कोई भी हो, ठीक। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सीरीज है, क्योंकि आपको बीच का जो टाइम मिलेगा करीब 1 महीने का, उसमें आप इसी कॉपी से पूरा बायो रिवीजन करके 100% मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत ज्यादा बात हो गई, अब शुरू करेंगे हम अपना चैप्टर। तो हमारा चैप्टर कहता क्या है? चैप्टर हमारा शुरू हुआ है टर्म बायोडाइवर्सिटी से। कहां से? टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारा 2 शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, जिसमें बायो का मतलब होता है नेचर, नेचर मतलब नेचुरल जितने भी रिसोर्स हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, या जितनी भी हमारे पूरे पर्यावरण में जो हम लोगों को हमारे नेचर में अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजें अलगाव देखने को मिलते हैं, जैसे विभिन्न मौसम हो गए, विभिन्न नाच गाने हो गए, विभिन्न हमारे प्रकार के खाने हो गए, जो भी हम अलग अलग प्रकार से खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार से उठना बैठना है, अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम है, अलग अलग जगह अलग अलग पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग जीव पाए जाते हैं। इन हर चीजों को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मेनली हमको क्या पढ़ना है कि हम अपने जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारे हाथों से छूट जा रही है, जो हम समय के साथ साथ आधुनिक होते चले जा रहे हैं, उसको हम बचाएं कैसे,
कंजर्व कैसे करें, बचा कैसे सकते हैं, इसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि ये चैप्टर जीके, मतलब आपको कोई भी तैयारी आगे करनी है तो जीके वाला 100% चैप्टर है। तो अगर आप इंटर के बच्चे ना भी हो, नीट वाले मान लीजिए आप हो, तब तो आप देखिए उसको छोड़ के भी अगर हमसे कोई पूछे कि हम पूरे इंटर में कौन सा 2 चैप्टर पढ़े, तो एक बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, दूसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी के लिए होता है। अच्छा सर, इसका थोड़ा सा डिफिनीशन आगे लिख लेते हैं जो पेपर में आएगा, तो लिखना हमारे साथ शुरू करिए जल्दी जल्दी। अच्छा, डिफिनीशन क्या कहता है? कहता है कि जो भी हमारे नेचर में अलग अलग प्रकार के वैरायटी पाए जाते हैं और उन वैरायटी में जो भी वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग लाइफ, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में आपको जितने भी नेचुरल चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए, हमारे ट्री हो गए, हमारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो गए, हमारे अलग अलग प्रकार के मौसम हो गए जिसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं एक अपना महत्व है और ये सभी चीज हमें अपनेपन से जोड़ने में मदद करती हैं। तो ये हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी का डिफिनीशन। अच्छा, इस टर्म को किसने दिया था? जो हमारा भैया टर्म है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैसे आपके घर में आपका किसी ने नाम रखा होगा ना, वैसे बायोडाइवर्सिटी को पहली बार बायोडाइवर्सिटी किसने कहा था? तो इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सर एडवर्ड विल्सन। क्या नाम है? एडवर्ड विल्सन। इनका नाम याद रखे रहिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाबू। एनसीईआरटी की अगर किताब में दिया गया है तो पेपर के एमसीक्यू में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद में हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक संस्था चलाई जाती है जिसका नाम है IUCN। अच्छा, इसका पूरा फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप लोग चाहें तो इसमें यन से सिर्फ नेचर या यन से सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज याद कर सकते हैं या दोनों याद कर सकते हैं, कोई भी पाबंदी, कोई तुकबंदी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कोई भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे, हर एक डाउट आपका कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद देखिए इसका काम क्या है? इसका काम होता है प्रिजर्व करना। किस चीज को? प्रिजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारे यहाँ जितने भी पेड़ हैं उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये एक प्रकार से किताब समझ लीजिए, किताब है जिसमें ये लिखा है कौन सा जानवर खतरे में है, कौन सा इंडेंजर्ड है मतलब खतरे में है, कौन सा एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुका है, कौन सा खतरे के निशाने पे पहुंच रहा है, कौन ऐसा है जो बिल्कुल सुरक्षित है। तो पूरे बायोडाइवर्सिटी का जो कुल लेखा जोखा है वो आप समझ सकते हैं IUCN हैंडल करता है। अच्छा, उसके बाद में लास्ट में क्या है? लास्ट में एक हमारे साइंटिस्ट साहब थे जिनका नाम है रॉबर्ट मे। एक साइंटिस्ट जी हैं, इनका नाम है रॉबर्ट मे। इनके ऊपर खूब क्वेश्चन आता है। ये असल में कहते क्या हैं? ये बेचारे एक चीज कहते थे, वो कहते हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी पे लगभग 7 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है, लेकिन हम लोगों ने भी इसमें डिस्कवरी कितना किया है? ज्यादा से ज्यादा 1.7 मिलियन या 1.8 मिलियन का ही डिस्कवरी किया है। मतलब अभी हमको डिस्कवर करने को बहुत जरूरत है, जितना हम कर पाए उतना कर सकते हैं। अच्छा, क्लास 11th में इन्होंने एक जगह पे कहा था कि कुल हमारे पृथ्वी पे टोटल 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज ही प्रेजेंट है। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज ही प्रेजेंट है। ये डाटा है आपका क्लास 11th का, इन्हीं के द्वारा कहा गया था। अच्छा, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कुछ अदर साइंटिस्ट भी हैं। कुछ कौन है भैया? कुछ अदर साइंटिस्ट भी हैं। अदर साइंटिस्ट क्या कहते हैं? अदर साइंटिस्ट तो और बड़ा डाटा दे देते हैं। इनका बेचारों का क्या कहना है कि हमारे पूरे पृथ्वी पे, अर्थ पे कुल मिला के 20 से 50 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ये महज एक डाटा है, इसमें कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है, ना रॉबर्ट मे के बात में, ना ही अलग अलग साइंटिस्ट के बात में।
आपको यही याद रखना है कि रॉबर्ट मे ने 2 डाटा दिया है। पहला डाटा दिया है अर्थ पे टोटल 7 मिलियन है, जिसमें करीब 1.7 से 1.8 डिस्कवर हो चुकी हैं, और यही चीज इन्होंने क्लास 11 की एक किताब में भी कहा है आपके एनसीईआरटी के। कुछ ने कहा कि पूरे अर्थ पे 20 से 50 मिलियन ही बायोडाइवर्सिटी है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए इसको लिख लीजिए, हम आपकी नेक्स्ट स्लाइड कंप्लीट करवाते हैं। फिर देखिए बच्चों, अगला जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है भैया टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स हैं। इसके कुल 3 टाइप है। पहला टाइप है, दूसरा टाइप है और तीसरा टाइप है। पहला टाइप है इसका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसका नाम क्या है भैया? पहले का नाम है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, चाहे डाइवर्सिटी लिख लीजिए चाहे बायोडाइवर्सिटी। दूसरे का नाम है स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये याद कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और तीसरे का क्या नाम है? तीसरे का नाम है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या नाम है भैया? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा सर ये है क्या, इसको थोड़ा समझा दीजिए जल्दी से। देखिए कह रहा है, आप लोग एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर हमको कभी साइंटिफिक नेम लिखना है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन को हम लोग कहते हैं होमोसैपियन। क्या कहते हैं? होमोसैपियन। अच्छा, अगर इसका नाम होमोसैपियन है, जिसमें जो होमो है ये इसका जीनस है, क्या है? इसका जीन बताता है, और जो सैपियन है ये इसका स्पीसीज बताता है। मतलब ये क्या चीज है, कौन सा प्राणी है वो बताएगा सैपियन, और इसके अंदर किसका जीन दौड़ रहा है वो बताएगा जीनस। तो इसी तरह से बिल्कुल ये भी है, कह रहा है कि हमारे पूरे भारत भर में, मतलब इसका पहले डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। इसका डिफिनीशन होता है कि मतलब क्या है भैया इसका, जैसे अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे करीब 50,000 प्रकार के चावल अकेले पाए जाते हैं। मतलब राइस की 50,000 वैरायटी है भैया, 1-2 वैरायटी नहीं है, 50,000। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये हमारा मान लीजिए कि कौन सा बासमती चावल है, ये वाला हमारा 225 चावल है, ये वाला हमारा दूसरा चावल है, तो उसका कुल मिला के 50,000 वैरायटी है। हम लोग तो कुछ ही नाम जानते हैं। दूसरा मैंगो मतलब आम, ये देसी आम है, ये लंगड़ा आम है, ये कौन सा आम है भैया? ये चौसा आम है हमारा, ये दशहरी आम है। तो इसका कुल मिला के 1000 वैरायटी पाया जाता है। कितना? 1-2 नहीं, 1000 वैरायटी। और इन सबके अंतर किसमें? इन सबके जीन में अंतर है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब इन सभी चावल के जीन में ही अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, चावल का आपको आगे चल के एक एग्जाम्पल भी मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डन राइस। अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल चैप्टर पढ़े हैं तो आपको गोल्डन राइस 100% क्लियर होगा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद अगर हम लोग किसकी बात करें, एक हमारा मेडिसिनल प्लांट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं रावोल्फिया वोमिटोरिया। क्या कहते हैं? रावोल्फिया वोमिटोरिया। ये क्या चीज है? ये एक प्रकार का पेड़ है जिससे एक हमें केमिकल मिलता है, उस केमिकल का नाम होता है रेसरपाइन। क्या नाम होता है? रेसरपाइन। कह रहा है ये जो रेसरपाइन नामक केमिकल है ये बहुत सारे न्यूरो के केस में यूज होता है, दिमाग की अलग अलग दवाइयों को बनाने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन इस पेड़ के कई सारे जीनस अलग अलग पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी में है ना, तो एक ही पेड़ है, सबका नाम रावोल्फिया वोमिटोरिया है, बस उनके जीन में अंतर है। अगर उनके जीन में अंतर हुआ तो उनके केमिकल में भी अंतर आ जाएगा। तो हम जब अच्छे प्रकार के पेड़ को पहचानेंगे कि ये वही जीनस का पेड़ है, तभी हमें अच्छा केमिकल मिलेगा, अन्यथा हमारा केमिकल कोई यूज का नहीं होगा। ये हमारा हो गया क्या चीज? ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या कहता है? डाइवर्सिटी बिटवीन, क्या कहता है भैया? डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। मतलब सर डिफरेंट स्पीसीज, मतलब इसका छोटा सा एग्जांपल है। छोटा सा एग्जांपल क्या? अगर आप लोगों ने एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एग्जांपल दिया गया है किसका? होमो। अभी हमने बताया हम लोग होमो सैपियन है ना, तो होमो क्या है? जीनस। लेकिन सैपियन क्या है? सैपियन है स्पीसीज। तो होमो से होमो सैपियन भी होता है।
होमो से होमो इरेक्टस भी होता है, होमो से होमो हैबिलिस भी होता है। तो जब जीनस एक रहे लेकिन स्पीसीज बदल जाए, इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे अगर आपके सब्जी की बात करें तो सब्जी में होता है सोलैनम, सोलैनम। अगर हम लोग सोलैनम की बात करें तो सोलैनम जीनस है। अगर इसके अलग अलग प्रकार की बात करें तो सोलैनम ट्यूबरेसम, सोलैनम ट्यूबरेसम जिसे हम लोग आलू कहते हैं, आलू। अच्छा, सोलैनम मेलॉन्जेरेला, क्या है भैया, सोलैनम मेलॉन्जीना। ये क्या चीज है आप लोग सर्च कर लीजिएगा, हमें एग्जैक्ट नहीं याद है। तीसरा क्या है, इसमें सोलैनम नाइग्रम। तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप लोग ये याद करिएगा कि इसमें क्या चीज है, इसमें स्पीसीज जो है हमारी वो क्या है, स्पीसीज हमारी बदल गई है। तो बदली हुई स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अच्छा, तीसरा और हमारा अंतिम क्या है, तीसरा और हमारा अंतिम, तीसरा और हमारा अंतिम जो टाइप है वो क्या है भैया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या होता है सर, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं, डिफरेंस। कह रही है हमारी एनसीईआरटी की जब हमारे मौसम क्लाइमेट इकोसिस्टम में मान लीजिए कोई बदलाव आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम लोग बात करें इसकी तो इसका एग्जांपल हमारा देश खुद भारत है, हमारा देश जो भारत है वही इसका एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं भाई, हमारे यहाँ बहुत प्रकार की डाइवर्सिटियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ डिजर्ट भी है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ट्रॉपिकल एरिया भी है भाई, जहाँ बहुत अच्छे पेड़ पौधे जंगल है वो हरे भरे हैं। हमारे यहाँ ही क्या है, अपने यहाँ ही रेन फॉरेस्ट भी है बहुत बड़े बड़े। और क्या चीज है सर, और अपने यहाँ कौन कौन सी विविधता पाई जाती है, अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के ग्रास लैंड भी पाए जाते हैं। और क्या है सर, अपने यहाँ ही समर होती है, मौसम की अगर बात करें अपने यहाँ ही विंटर होती है। तो जो चीज हमारे क्लाइमेट या जो चीज हमारे इकोलॉजी अलग अलग रहने के स्थान में जहां एक ही जगह बहुत सारी विविधता मिले, बहुत सारे डिफरेंस मिले, उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें एनसीईआरटी आपके कुछ एग्जांपल और देती है, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, जैसे कोरल रीफ हो गया, जैसे वेटलैंड हो गए आपके, लास्ट में जैसे ईस्चुरीज हो गया आपका, और एल्पाइन मीडो हो गया आपका। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, हमको लोग कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लिखने का टाइम नहीं क्योंकि सीरीज जल्दी से कंप्लीट करवाना है। अच्छा, अगर इसे हम लोग कंपेयर कर ले किससे, अगर इससे हम लोग कंपेयर कर ले, एनसीईआरटी कहती है एक देश है हमारा नॉर्वे। तो नॉर्वे भैया बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है, वहां सिर्फ ठंडी ही होगी, गर्मी होगी ही नहीं। तो हम लोगों का जो देश है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला देश हो जाता है। अच्छा, इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद एनसीईआरटी हमारी कहती है क्या चीज, एक लाइन एनसीईआरटी देती है इंपॉर्टेंट। ये इस मतलब ये इकोलॉजिकल का है लेकिन उधर जगह नहीं है इसलिए हम इसको इधर लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इकोलॉजिकल में एनसीईआरटी हमारी कहती है देयर इज, इसको याद रखिएगा, देयर इज मोर देन 70% ऑफ एनिमल्स एंड 22% of plants live on earth। मतलब हम लोगों को पेड़ लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं हमारी वीडियो को, आप लोग हमारे वीडियो को भले ही लाइक ना करिएगा, सब्सक्राइब किए हो भले ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी मत करिएगा, लेकिन एक काम जरूर कर लीजिएगा। जितने गांव वाले बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं आज या कल, आज तो मान लीजिए फिलहाल चाहे आज चाहे कल, आप लोग अपने घर में जाके अपने खेत ओत में जाके एक एक नीम का या पीपल का पेड़ जरूर लगाइएगा। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी कहती है कि पूरे पृथ्वी पे 70% एनिमल है और सिर्फ 22% प्लांट है। और आपको पता है अमेज़न फॉरेस्ट को हर दिन कई किलोमीटर की एरिया में काटा जा रहा है, एक एक दिन में कई किलोमीटर। तो इस हिसाब से अगर पेड़ कटेंगे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हम तो जितना लगा पाते हैं हर साल लगाते हैं, आप लोग भी लगाते रहिएगा। नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। फिर देखिए बच्चों, फिर हमारी एनसीईआरटी एक लाइन हमको देती है, हमारी लाइन हमसे क्या कहती है
कि हमारा जो ऑर्थोपोडा नामक फाइलम है, ऑर्थोपोडा नामक जो फाइलम है, ये हमारा बिगेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। पहला चीज, ये हमारा बिगेस्ट फाइलम है किसका? पूरे एनिमल किंगडम का। जो हमारा ये बिगेस्ट फाइलम है भैया किसका? एनिमल किंगडम का। अच्छा सर उसके बाद क्या है? एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम इसे हम लोग कहते हैं। अच्छा दूसरा चीज क्या चीज है? दूसरा चीज कहता है हमारा एनसीईआरटी कि हमारे अर्थ पे हर 10 में से 7 जो हैं वो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो आर्थ्रोपोडा, हमारा आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं? जितने भी कीड़े मकोड़े, मक्खी है, मच्छर है, आपका अर्थवॉर्म है, आपका कौन है? कॉकरोच है, जो भी है सब है, ये सारे कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले, चलने वाले, बटरफ्लाई उलाई, सब आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो पूरे पृथ्वी में अगर कोई 10 जानवर आप लोग इकट्ठा करेंगे तो उसमें से 7 तो सिर्फ कीड़े निकलेंगे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा दूसरा चीज क्या है? दूसरा क्यों ऐसा क्यों है ये भी बताता है। वाई क्यों? इसके 2 रीजन है, पहला या दूसरा। देखिए दोनों सही है। पहला रीजन क्या है? ड्यू टू काइटेनियस नेचर। ड्यू टू काइटेनियस नेचर, एनसीईआरटी कहती है कि जितने कीड़े मकोड़े हैं वो जल्दी से मरते नहीं है, उनको मारेंगे अगर हम लोग तो। कॉकरोच को मारिए फिर भी वो भागता रहता है, जल्दी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की जो परत चढ़ी रहती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक मजबूत क्या है? तत्व है, केमिकल है, एलिमेंट है, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसके कारण जल्दी एक तो मरते नहीं है, और दूसरा चीज इन सब के अंदर हाई रिप्रोडक्शन की पावर होती है। क्योंकि भैया देखो रिप्रोडक्शन ही तो इनको करना है, इनको और तो कुछ करना नहीं। ना हम लोगों की तरह स्कूल जाना है, ना पढ़ना है, ना लिखना है, सिर्फ खाना है, सोना है, रिप्रोडक्शन करना है, वही से ही बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा सर उसके बाद क्या है? उसके बाद में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी हमसे कहती है कि अगर हम लोग बात करें हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन है, कुछ पाई चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, कुछ पाई चार्ट जिसको हमने आपके स्क्रीन पे पेस्ट करवा दिया है। वो पाई चार्ट हमसे क्या कहते हैं? उसमें आप लोग जब लास्ट वाला चार्ट देखेंगे, 3 चार्ट है उसमें, 2 अगल बगल है, 1 नीचे है। नीचे वाले में आपको क्या दिखेगा कि एक तरफ लिखा गया है फंगी और एक तरफ पता नहीं क्या एंजियोस्पर्म करके शायद कुछ लिखा गया है, हमें पूरी तरह से याद नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जो फंगी लिखा गया है, एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पूरे अर्थ पे, हमारे पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अगर कोई जीव पाया जाता है तो वो है फंगी। फंगी जो है फंगस सबसे ज्यादा पूरे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। ये लाइन भी याद रखे रहिएगा। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिखते चलिए। उसके बाद कह रहा है कि जो भी हमने आपको पाई चार्ट दिखाया था, उसमें प्रोकैरियोटिक को क्यों कहीं जगह नहीं दी गई। जब आप लोग अपने अपने सामने अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें जो पाई चार्ट देखेंगे, उसमें जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं। वो नाम क्या है? इसी का एग्जाम्पल आएगा बैक्टीरिया, इसी का एग्जाम्पल आएगा वायरस। इन सबको उसमें जगह क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि एनसीईआरटी कहती है इनको हम आंखों से देख नहीं सकते। ये कितने हैं नंबर में हमको पता ही नहीं। अरे हम उसको गिन सकते हैं जो दिखे अखिया से ना, जो दिख ही नहीं रहा है उसको हम कहां से गिनेंगे? वही सीधी सी बात है। दूसरा चीज हमने ये भी सुना है, मतलब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट से ये भी सुना है कि ये अपने नंबर को बहुत तेज बढ़ाते हैं, तो इनको हम गिन ही नहीं पाएंगे, इनको हम गिन नहीं सकते। अरे जो दिख ही नहीं रहा है उसको कहां से गिनोगे यार, कैसी बात कर रहे हो? तो वही जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने इनको कहीं भी पाई चार्ट में कोई भी जगह नहीं दिया है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है? उसके बाद में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी फिर एक डाटा देती है। एक डाटा क्या देती है? एनसीईआरटी कहती है कि इंडिया के पास पूरे पृथ्वी का, अगर पृथ्वी पे 100% क्या
लैंड है पूरे वर्ल्ड, मतलब इंडिया में जितना जमीन है वो पूरे पृथ्वी में अगर 100% है तो इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ उस 100 का 2.4% ही हिस्सा है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात क्या है कि इंडिया के पास जो बायोडाइवर्सिटी है, जो स्पीसीज रिचनेस है, वो कितना है जानते हैं आप लोग? 100% का 8.1% केवल हमारा है, अपना है। ये कहते हुए हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि 2.4% जमीन लेके हम लोगों ने क्या किया, 8.1% बायोडाइवर्सिटी को दे दिया पूरी दुनिया को। इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। लेकिन फिर भी हमें इसको कोशिश करके 50% तक ले जाना है, यही टारगेट बनाना है। अब आप लोग पूरा करिएगा, हम अकेले कहां से करेंगे। अच्छा, फिर एनसीईआरटी कहती है, आप लोग एक चीज इसमें समझ लीजिए, बार बार हम कह रहे हैं एनसीईआरटी कहती है, मतलब ये चैप्टर एनसीईआरटी से ही सफिशिएंट है। एनसीईआरटी कहती है टोटल वर्ल्ड में 195 कंट्री है। कितनी कंट्री है? 195। उन 195 कंट्री में से केवल ओनली एनसीईआरटी ने जो IUCN वाली किताब है उसमें सिर्फ 12 कंट्री को ही जगह दिया है जो हाईली रिच है। किसमें? हाईली रिच है बायोडाइवर्सिटी में, जिनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे तरीके के बायोडाइवर्सिटी वाली चीजें पाई जाती हैं। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे जो हमारी कंट्री है उसका नाम है भैया ब्राजील। ब्राजील को पहला रैंक दिया गया है और हमारा भारत भी इसमें है। किस नंबर पे? हमारा भारत इसमें 8वें नंबर पे। तो कुल मिला के 12 में हम लोग भी हैं, तो 8th पोजीशन में हम लोग हैं। इस 2 की रैंक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखे रहिएगा। फिर क्या है सर? आइए आगे चलते हैं, इसको नोट करते चलिए। उसके बाद तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। एनसीईआरटी कहती है कि करीब 45,000 प्रकार के स्पीसीज, मतलब प्रजातियां, किसकी? प्लांट्स की। किसकी भैया? प्लांट्स की। और करीब 90,000 प्रकार के कौन? स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, ये अकेले अपने भारत में पाए जाते हैं। इंडिया में ये दोनों अकेले पाए जाते हैं। इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी हम लोग पूरे पृथ्वी पे वर्ल्ड के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई आसान काम नहीं है। ठीक, इसीलिए सबको पेड़ लगाना है, सबको पेड़ की देखभाल करनी है। और तीसरा चीज, कोशिश ये करना है कि आज से आप लोग अपने अपने जन्मदिन पे या अपने अपने मम्मी और पापा दोनों लोगों के जन्मदिन पे एक एक नीम का पेड़ और एक एक गूलर का पेड़ लगाएंगे। गूलर के पेड़ से क्या होगा? उस पे बहुत प्रकार के कौन गिलहरी विलहरी सब रहती हैं, तो बहुत अच्छा सब खाती पीती हैं, चिड़िया उड़िया, उनको भी फायदा हो जाएगा। अच्छा, फिर देखिए उसके बाद बच्चों क्या है? उसके बाद में एनसीईआरटी की एक लाइन है, एक साइंटिस्ट वही रॉबर्ट में, जो पिछुआ मिले थे रॉबर्ट में, वही फिर मिल गए। ये फिर कुछ कह रहे हैं फर्जी चीज। ये क्या कह रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं देयर विल बी टोटल ऑफ 22% स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड येट। अच्छा सर, क्या चीज? ये कह रहे हैं अभी तक पूरी पृथ्वी पे सिर्फ 22% स्पीसीज ऑफ एनिमल्स की ही हमने डिस्कवरी की है। मतलब अगर 100 जानवर पृथ्वी पे है तो सिर्फ हमने अभी तक 22 को ही खोजा है, अभी और खोजे ही नहीं। तो एनसीईआरटी फिर कहती है, मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि अभी करीब करीब 1 लाख प्रकार के पेड़, प्लांट और करीब 3 लाख प्रकार के एनिमल, इतने तो खोजे ही नहीं गए। इतने का अभी येट टू डिस्कवर्ड, एनसीईआरटी लिखती है येट टू बी डिस्कवर्ड। लेकिन फिर एनसीईआरटी बेचारी परेशान हो जाती है। कहती क्या है एनसीईआरटी आपसे? कहती है इनको जल्दी डिस्कवर कर लीजिए, नहीं पता लगा किसी चीज का खोज करने से पहले ही वो गायब हो गई, तब क्या करेंगे?
मतलब इनको खोजना है। पता लगा कि इतना तेज हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, रोज रोड बना रहे हैं, रोज धुआं उड़ा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, नई नई तकनीकें ला रहे हैं, हो सकता है इनकी डिस्कवरी करने से पहले निपट जाए, तब क्या होगा। तो मे साहब जो है बहुत बड़े कलेकार टाइप के थे, अब इनको क्या ही किया जा सकता है। हम आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नोट्स तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी खुद ही है। अंत में हमारा एक टॉपिक जो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा सर ये क्या है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इसमें दो पार्ट है इसके, एक पार्ट इधर बनेगा, एक पार्ट उधर। पहला जो हमारा पार्ट है ये इसका नाम है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अच्छा दूसरा जो पार्ट है इसका नाम है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो आपकी किताब में कहीं ग्राफ दिया गया होगा वो इसी में पढ़ना है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला जो ग्राफ है वो उसमें पढ़ना है। लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अच्छा ये हमारा है ग्लोब, ये हमारे पृथ्वी का है ग्लोब। ग्लोब मतलब आप लोग जानते हैं ना, अरे वही गोलवा जो हम सब प्रिंसिपल के ऑफिस में रखा रहता है, वही वाला ये गोला है। अच्छा सर इसमें क्या खास बात है? इसमें अगर हम इसके बीचों बीच चलेंगे लाइन बना के, तो जो बीचों बीच लाइन आएगी इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, EQUATOR, जिसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये बिल्कुल भूमि के मध्य में पड़ती है, बीच में पड़ती है, तो भूमध्य रेखा। अच्छा इससे जैसे ही थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम इसका स्केच बदल देते हैं ताकि आपको दिखता रहे क्लियर, क्योंकि समझना जरूरी है। जैसे इससे हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे और फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए कह रहा है इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ट्रॉपिकल एरिया। क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल एरिया। अच्छा करीब करीब 27°5 नॉर्थ तक चलता है। अच्छा इस तरफ हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जैसे ऊपर बढ़ता हुआ चला गया वैसे ही नीचे भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आप लोग एक चीज का दिमाग लगाइए, अब आप लोग एक चीज का दिमाग लगाइए, दिमाग ये लगाइए, थोड़ा सा इसको जल्दी पढ़ा रहे हैं इसलिए देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है, क्या है भैया? भारत का नक्शा। अब आप लोग मान लीजिए ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे कहीं है जम्मू कश्मीर, क्या है? जम्मू कश्मीर। अच्छा सर उसके बाद क्या है? नीचे पे कहीं है तमिलनाडु। कह रही है हमारी एनसीईआरटी जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे उतनी ठंडी बढ़ती चली जाएगी। क्या होगी? जितना हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे उतनी ही ठंडी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा हमारा जो इंडिया है वो करीब करीब अगर इसकी बात करें, मान लीजिए ये हमारा पूरा है, ये इक्वेटर है, तो इंडिया हमारा यही पड़ जाता है। मतलब हम इतने ही ऊपर गए तभी हमको ठंडी लगी। अगर हम इस पोल पे चले जाएंगे तब तो गल जाएंगे, जहां पे अंटार्कटिका है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो बीच वाली लाइन है इक्वेटर, और जो इससे थोड़ा ऊपर ट्रॉपिकल एरिया वाली लाइन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर मौसम में बदलाव होते रहते हैं। कैसे बदलाव होते रहते हैं? जैसे ठंडी आई, गर्मी आई, धूप हुआ, बढ़िया से बरसात हुआ, हम लोगों के यहाँ यही होता है, जिससे पेड़ों को सब मौसम मिलता रहता है, बेहतरीन सेट रहते हैं। तो इससे क्या है, मान लीजिए कोई पेड़ ठंडी का है तो गर्मी में मान लीजिए बहुत अच्छा फल नहीं दिया, ठंडी में दे दिया। कोई पेड़ गर्मी का है, ठंडी में नहीं दिया, गर्मी में दे दिया। तो हमारे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल देता है, और उस एग्जाम्पल में देता है कि एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया जो है ये सबसे ज्यादा रिच है स्पीशीज में भैया। किसमें? स्पीशीज में। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ, इसी इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरिया पे ही पाया जाता है। अच्छा इसके ऊपर क्या है? इस ट्रॉपिकल के ऊपर पाया जाएगा सब ट्रॉपिकल एरिया। फिर उसके ऊपर क्या पाया जाएगा? उसके ऊपर पाया जाएगा टेम्परेट एरिया। और उस टेम्परेट के ऊपर क्या पाया जाएगा? उसके ऊपर पाया जाएगा पोलर एरिया, जहां पे पोलर बियर रहेंगे। पोलर एरिया, पोलर बियर वाला। अच्छा जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा डिग्री बढ़ता चला जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 23 डिग्री है, जैसे ही हम लोग कहाँ पहुंचे, जैसे ही हम लोग टेम्परेट पे पहुंचे वहां 41 डिग्री हो गया।
फिर जैसे ही हम लोग पोलर पे पहुंचे वहां 71 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जितना ज्यादा हम लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोग हाई जाते चले जा रहे हैं, उतना ज्यादा क्या है, उतना ज्यादा हम लोगों का लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जितना ज्यादा हम लोग ऊपर जा रहे हैं उतना ज्यादा पेड़ और मिलना बंद हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर बर्फ है, बर्फ में पेड़ नहीं होता, मतलब बायोडाइवर्सिटी ऊपर जाने पे घटती हुई चली जा रही है। यही 2 पॉइंट इसमें आप लोगों को याद रखना होगा। तो एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है कि एज बी मूव ऑन पोल, जब हम ऊपर जाएंगे तब क्या होगा। अच्छा, दूसरा एज बी कम, या इसको भी मूव लिख लीजिए, एज बी मूव ऑन इक्वेटर, जब हम इक्वेटर पे आएंगे तब क्या होगा। एक बार हमें ऊपर जाना है, एक बार हमें नीचे। ऊपर कहा, इक्वेटर से ऊपर, और नीचे कहा, पोलर से इक्वेटर पे। तो जब हम इस पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी भैया, घट जाएगी, डिक्रीजेज। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारी एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है, दूसरा एनसीईआरटी कहती है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ये जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एलजी है, ये भाई देखो जितना ऊंचाई पे जा रहे हैं उतना ज्यादा डिग्री बढ़ रहा है। यहाँ 23 था, यहाँ 41 हो गया, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, तीसरा चीज क्या है सर, तीसरा चीज इसमें कुछ है। अब भाई जब ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है लिखने को लिख लीजिए, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, हाइट भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब बर्फ से, भाई जैसे जैसे हम लोग पोलर से कहाँ आएंगे, पोलर से इक्वेटर पे आएंगे, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत अच्छी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा चीज जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है, ऊपर गए थे बढ़ा था, नीचे आएंगे घट जाएगा, घट गया। अच्छा, हाइट तो ऊपर जाने पे बढ़ेगी ना, जब नीचे आएंगे तो घट ही जाएगी, तो घट जाएगी। तो ये तीनों आपको जो इसके कंपोनेंट लिखवाए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं बंद, नहीं तो बहुत बड़ी चली जाएगी, आप लोग देखते देखते हो जाएंगे परेशान। एक काम इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखना क्या है कि जहां कोलंबिया आप लोग लिखे हैं, इस कोलंबिया में करीब 1400 प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। 1400 स्पीसीज हैं बर्ड की। जैसे हम ऊपर गए वैसे बायोडाइवर्सिटी घटी, और क्या हो गया, जैसे जैसे हम ऊपर गए वैसे बायोडाइवर्सिटी घटी, और क्या हो गया भैया, जैसे टेम्परेट पे पहुंचे यहाँ 105 प्रकार की बर्ड बची बस। और अगर हम पोलर पे चले गए उसके भी ऊपर तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 56 प्रकार की चिड़िया बची बस। अच्छा सर, तो जाहिर सी बात है ऊपर गए तो घट गया, नीचे आए बढ़ गया। इसी इक्वेटर पे ही कहीं पे हमारा इंडिया भी है। इंडिया में टोटल एनसीईआरटी कहती है 1200 प्रकार की चिड़िया पाई जाती है, 1200 प्रकार की बर्ड पाई जाती है। यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग करते हैं कंप्लीट। उम्मीद है कि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एंजॉय आप लोगों ने भरपूर किया होगा। कोई भी दिक्कत है तो हमको कमेंट में बताएं। मिलेंगे आपसे इसी तरह के बहुत जबरदस्त नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।